आइए अब फर्स्ट कैजुअल देख लेते हैं। फर्स्ट कैजुअल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई हैं। मेरे ख्याल है हार्डली हम 10 मिनट में 15 मिनट में इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट कैजुअल में पार्ट वन में हमने कलर कर दिया ये ऑरेंज कलर, ताकि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर जहाँ जो चेंज है हम पार्ट वाइज ट्रैक कर लेते हैं। तो पार्ट वन की अगर हम तब्दीली की बात करें तो सबसे पहली जो तब्दीली है वो डिवीजन वन क्लॉज टू में की है। अच्छा, क्लॉज टू क्या है, मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया कि जब 75% से ज्यादा आपकी सैलरी होती है इन टोटल टैक्सेबल इनकम, तो आपको सैलरी स्लैब लगता है। तो सैलरी का बेसिकली स्लैब चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो सैलरी का जो स्लैब था पुराना वो अब खत्म हो गया, अब ये वाला स्लैब आपका नया आ गया है, ठीक है। अब इसको तो ज़ाहिर है इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, यू कैलकुलेट इन योर डेली लाइफ। सैलरीज आप लोग बनाते हैं, टैक्स वर्किंग करते हैं। हाँ, इसमें ये बात जरूर है बताने की कि बिलो इज द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैलरीज टैक्स्ड एट करंट रेट एंड पोटेंशियल टैक्स लायबिलिटी एज पर प्रोपोज्ड रेट्स। अब ये प्रोपोज नहीं है, एज पर न्यू रेट्स ये अप्रूव्ड है, ठीक है। जो बजट में आया था वही अप्रूव हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे 6 लाख की सैलरी, 12 लाख, 18 जो एनुअल टैक्सेबल जो ये नजर आ रहा है आपको, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत चेंज किया है इन्होंने, और जिससे इतना चेंज किया कि मार्जिनली कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। आप राइट साइड से पहला कॉलम देखेंगे, लेफ्ट साइड से लास्ट कॉलम, इंक्रीज एंड डिक्रीज नजर आ रहा है ब्रैकेट में, यानी कि अगर आप लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर के रेट्स को कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग और प्रपोज, तो टैक्स रेट्स कम है। तो एक अच्छी चीज है, जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड क्लास है, उनको लोअर टैक्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली उनकी जो बाइंग पावर है वो बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा फायदा है। जैसे अगर हम 4 नंबर वाले को देखें, अगर 25 लाख किसी की टैक्सेबल सैलरी थी तो उन्हें 70,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, और एक अच्छा रिलीफ है ये। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे जाते हैं तो उसके बाद आपको पता ही है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पेंशन पे किस तरह से टैक्सेशन है, और उसकी मैंने एग्जांपल्स भी काफी वक्त लगाया और आपसे शेयर की। तो वहां पे उन्होंने रेट रेफर किया हुआ था ना, मैंने कहा था जब हम फर्स्ट स्केड्यूल में जाएंगे तो रेट बताऊंगा। तो वो रेट ये है, 5% का रेट है, ठीक है। वो रिकैप कर लीजिएगा, पीछे से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे हमारे पास जो पार्ट वन है उसमें हमने बताया था पेंशन की जो रेट, पेंशन की टैक्सेबिलिटी कैसे है, वहां रेट रह गया था, वो रेट ये है, 5% का टैक्स रेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चेंज इन्होंने और अच्छा किया है, वो ये किया है कि जो सुपर टैक्स है 4C, जो 150 मिलियन से ज्यादा अगर टैक्सेबल इनकम किसी की भी हो, इंडिविजुअल की, एओपी की, कंपनी की, तो सुपर टैक्स लग जाता है ना। तो सुपर टैक्स 22 में ये रेट्स थे। अच्छा, इस पे लिटिगेशन भी आपको पता है, जाहिर है चल रही है। ये टैक्स ईयर 23 में आए थे, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दिए थे। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 22 पे ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। तो अब अच्छा, फिर ये कि सुपर टैक्स सही है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। बहरहाल इस वक्त डिसीजन ये कि 50% ऑफ द डिमांड लोग पे कर चुके हैं। अच्छा, जो अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो ब्रैकेट है ना, 200 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक, पहले इनका था 2, 3, 4, 6, 8, अब 0.5% इन्होंने कम कर दिया है। 2% को 1.5% कर दिया है, 3 को 2.5, 4 को 3.5, 6 को 5.5 और 8 को 7.5। तो मार्जिनली थोड़ा थोड़ा सुपर टैक्स कम कर दिया है टैक्स ईयर 2026 के लिए। और इसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने ये एक्नॉलेज करने की कोशिश की है इसमें कि हमें एहसास है लोगों का कि उन्हें हाई बहुत ज्यादा टैक्स रेट देने पड़ रहे हैं। तो हमने थोड़े से टैक्स रेट कम करके ये बताया कि हमें एहसास है, वी आर वर्किंग ऑन इट, इन फ्यूचर इंशाल्लाह दीज रेट्स विल गो डाउन एट एज वेल प्रोग्रेसिवली। तो ये सुपर टैक्स में भी एक अच्छा काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन थ्री जो है, डिवीजन थ्री ये है, इसमें डिविडेंड के रेट्स बताए गए हैं। डिविडेंड के विदहोल्डिंग की बात नहीं हो रही, डिविडेंड के चार्जेबिलिटी की बात हो रही है। सेक्शन 5 चार्जेबिलिटी का है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो इसको थोड़ा आपको समझना है। इन्होंने चेंज ये किया है, मैंने इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर दिया नीचे यहाँ पे, तो आप इसको ही देख लें। इन्होंने क्या किया, पहले 15% था डिविडेंड पे, म्यूचुअल फंड पे भी इन्होंने कहा नहीं म्यूचुअल फंड को हटा दो, यहाँ से हटा दिया। अब म्यूचुअल फंड के बारे में अलग से यहाँ पर स्टोरी लेकर आए। अब इस स्टोरी को समझाने से पहले मैं आपको इस स्टोरी की एग्जांपल बता देता हूँ क्या है। पहले क्या होता था, पहले सुने क्या होता था। पहले होता यह था कि अगर म्यूचुअल फंड ऐसा है, इसको मैं आपको जरा बड़ा कर दूं, अगर म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें जो इनकम ड्राइव हो रही है, देखिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर फंड्स की प्लेसमेंट होती है डिफरेंट जगहों पर, या वो इक्विटी से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं या डेट सिक्योरिटी से कमा रहे होते हैं। तो पहले ये था म्यूचुअल फंड, अगर एक म्यूचुअल फंड है उसमें डेट सिक्योरिटी से, यानी प्रॉफिट ऑन डेट जो है 50% या 50% से ज्यादा है, तो उसमें यह कहा था कि भाई 25% टैक्स आप काट लीजिएगा जब आप डिविडेंड देंगे, और सबके लिए इंडिविजुअल एओपी कंपनी के लिए फाइनल टैक्स होता था। और ये कहा था कि अगर फंड के अंदर 50% से कम प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी 49 रुपए लेट से 49% जो इनकम में प्रॉफिट ऑन डेट से है, डेट सिक्योरिटी से आई और आपकी इक्विटी से 51 आई, तो फिर कहा जाता था अभी 15% आप टैक्स काटिएगा डिविडेंड पे, ठीक है। और वो फाइनल टैक्स था। लेकिन अब क्या किया है 2026 में, इसको पढ़ ले, फिर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, और फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पढ़ लेंगे हम इसको दोबारा। अब 26 में क्या किया है,
देखिए अब इसकी इस पे एग्जांपल समझे। अब म्यूचुअल फंड अर्न ए टोटल इनकम ऑफ 200। सपोज करें एक म्यूचुअल फंड है, उसने 200 रुपए का प्रॉफिट किया पूरे साल में। 100 रुपए उसने डेट सिक्योरिटी से कमाए और 100 रुपीज जो है ना उसने स्टॉक से इक्विटीज से कमाए, तो 200 रुपए की आमदनी की। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को डिविडेंड, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, वो 100 रुपए जो उसने डेट सिक्योरिटी से कमाए उसके ऊपर 25% की विथहोल्डिंग करेगा, 25 रुपए। और वो इनकम जो उसने इक्विटी से स्टॉक से कमाई, स्टॉक एक्सचेंज से कमा ली, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से, तो उसमें 15% काट लेगा, तो 15 रुपए की विथहोल्डिंग हो गई। तो टोटल विथहोल्डिंग कितनी हो गई 25 और 15 40 की विथहोल्डिंग हो गई। और 200 रुपए की डिसबर्समेंट हुई, 40 की विथहोल्डिंग हो गई, 160 रुपए नेट यूनिट होल्डर के अकाउंट में चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अब चेंज हो जाएगा। पहली कैलकुलेशन की बेसिस ये थी, अब कैलकुलेशन की बेसिस ये है। मैंने यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको नहीं दिया है कि भाई इस सिचुएशन में पहले कितना गया अब कितना गया, उसकी जरूरत नहीं है। ये कहीं गवर्नमेंट को ज्यादा जाएगा कहीं कम जाएगा, इससे कोई शायद बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है, लॉजिक क्या है, वो आप समझें। इसकी लॉजिक ये है कि देखें, अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो डेट सिक्योरिटीज में पैसे कम डालो, इक्विटी में डालो। और जब इक्विटी में डालते हैं वहां हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन जितनी इक्विटी के अंदर डालेंगे, स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटीज के अंदर डालेंगे, वहां रिस्क ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली ये फेवर देने की कोशिश की गई है 10% टैक्स में कि भाई लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें, स्टॉक्स एक्सचेंज में इक्विटी खरीदे ज्यादा से ज्यादा, ना ये कि डेट सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योर प्रॉफिट लेकर निकल जाए। तो इसका ये पर्पस है। अच्छा, यहां मैंने इसी बात को दोबारा खुलासे के तौर पे लिख दिया है। म्यूचुअल फंड्स डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड। म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे टैक्स काटते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 25% काटेंगे उस इनकम पे जो उन्होंने अर्न की है डेट सिक्योरिटी से, 15% उस इनकम पे काटेंगे जो उन्होंने इक्विटी से अर्न की है। अच्छा, the tax is applied proportionately based on mutual funds average annual income for these investment। अच्छा, ये इनकम वर्कआउट कैसे होगी, वो ये देखेंगे कि भाई हमारे पास एक पैसा आया, हमने इस पैसे को एवरेज बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली कहाँ कितना अरसा कहाँ रखा। इसी तरह निकलता है ये कि भाई हमने 100 अरब रुपए 6 महीने के लिए डेट सिक्योरिटीज में रखे और 100 अरब रुपए इक्विटी में रखे, या इसका मिक्स क्या रहा, ये जो एवरेज मिक्स रहेगा इसका, तो आप इसकी बेसिस पे ये डिविडेंड की इनकम को इसी बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे। यानी आप ये देखिए आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कहां पर की, एवरेज बेसिस पे देख लीजिए, और इनकम जो भी आई आपकी उसको इसी एवरेज बेसिस पे एलोकेट कर दीजिए, अकॉर्डिंगली टैक्स रेट काट लीजिए। ठीक है। अच्छा, इक्विटीज आर जनरली कंसीडर्ड ए रिस्कर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू डेट सिक्योरिटीज। बिल्कुल जैसे भी मैंने बताया, टू इनकरेज इन्वेस्टर्स टू एलोकेट फंड्स टू इक्विटीज एंड सपोर्ट मार्केट ग्रोथ और लो टैक्स, ये मैं बता चुका हूं। तो गवर्नमेंट चाहती है लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ये बात हो गई। एक चीज, अब इस वाली बात को तो मैंने आपको समझा दिया है, अब इस वाली बात को समझ ले। अब वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी द रिसिपिएंट ऑफ डिविडेंड the component derived from the debt securities shall be taxed at the rate of 29%। और कॉर्पोरेशंस के लिए एक बात, इन्होंने, ये पहले 25 हुआ करता था, अब वो कह रहे हैं ये यहाँ पे देखें, ये 25 ही था पहले, यहाँ इसको पढ़ लें। प्रोवाइडेड दैट रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड ड्राइविंग 50%। अच्छा खैर, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। पहले कंपनीज के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं था, यहाँ खास प्रोविजन लेकर आ गए। क्या कि अभी तो ये मैंने आपसे बताया कि डेट सिक्योरिटीज पर जो टैक्स है वो 25% होगा, जैसे कि यहाँ लिखा, डेट जो म्यूचुअल फंड काटेगा। लेकिन कंपनीज के लिए बोल दिया कि जब म्यूचुअल, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और डेट सिक्योरिटीज से आने वाली जो इनकम है उसमें से जो डिविडेंड गया है उस पर 29% ही टैक्स कॉर्पोरेशन का जाएगा। तो अगर देखा जाए, मैं अगर कंपनी हूं तो मुझे भी ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि भाई तुम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर मैं डेट सिक्योरिटीज में रखूंगा, अच्छा मेरा नॉर्मल इनकम होता है 29% टैक्स होता है, फिर उस पर टैक्स भी लगता है। अच्छा, इधर डेट सिक्योरिटीज के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम डेट सिक्योरिटीज में पैसे डालोगे तुम्हारा 29% ही लगेगा। तो मुझे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। पहले मैं 4% के फायदे के लिए यहाँ आ जाता था, लेकिन अब तो मेरा 29% हो रहा है। इक्विटी में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। बहुत सारी कंपनी है, एक्सेस फंड है, वो डालती नहीं इक्विटी में, वो कहते हैं पता नहीं यार स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ पता नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, मुझे हो सकता है पैसे चाहिए हो। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म इक्विटी में डाले तो कंपनी को फायदा भी होगा, टैक्स रेट भी कम है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। थोड़ा बहुत सा टेक्निकल भी है, नहीं भी समझ आए तो आप इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा मुझसे, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, पहले ये था, ये कैलकुलेशंस थी, बेसिस कैलकुलेशंस चेंज हो गई हैं। और जिस तरह ये डेट सिक्योरिटी है इसकी एक्सेप्शन मैंने बता दी। इंडिविजुअल एओपी के लिए तो यहाँ पे 25% टैक्स होगा, लेकिन कंपनी के केस में यहाँ पर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, कंपनी 29% होगा। ठीक है, जैसे कि प्रोविजो के अंदर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट में बहुत छोटी सी स्टोरी है। प्रॉफिट एंड डेट के अंदर जो चेंजेस किए हैं उसमें पूरा उन्होंने पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया है, उसकी जगह ये स्केड्यूल ले आए हैं। और क्या है, पहले 15% होता था,
अगर आपके ने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे तो आपका 15% टैक्स कटता था। ये जो गवर्नमेंट की वो होती हैं, क्या कहते हैं इसको, वो होती है ना सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उस पर भी 15 होता था, अब उसको भी 20 कर दिया है। और इन दोनों के अलावा जो है ना 15% है। ये कौन सा बचा, ये मेरे ख्याल ये डिविडेंड वाला ही बच गया, म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिलते हैं। तो बल्कि नहीं, ये प्रॉफिट ऑन डेट है ना, तो 15, अच्छा, इन दोनों के अलावा जो प्रॉफिट है वो 15% हो गया। तो अगर एक इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे दिया, उसके ऊपर जो टैक्स कटेगा वो कंपनी 15% काटेगी, ठीक है। एक इंडिविजुअल है दूसरे इंडिविजुअल को दे दी तो वहां 15% विद होल्डिंग ही होगी। अच्छा, अगेन ये चार्जिंग प्रोविजन है, ये भी विद होल्डिंग नहीं है, ये चार्जिंग प्रोविजन है। तो अच्छा, विद होल्डिंग प्रोविजन में भी इसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चार्जिंग प्रोविजन है, ये टैक्स एक्सपेंस को बताता है, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स की कलेक्शन होती है, डिडक्शन होती है। अच्छा जी, तो अगर हम देखें लास्ट ईयर 15% था, किसी ने 100 रुपए रखे तो उसको 15 रुपए, अगर वो फाइलर है, प्रोवाइडेड वो फाइलर है, अगर 100 रुपए रखे थे 15 रुपए कट के 85 रुपीज उसको मिल जाते थे। आज अगर वो 100 रुपए की इनकम उसकी होगी, 100 रुपए रखे से मुराद 100 रुपए अर्न किए उसने बैंक प्रॉफिट, तो अगर आज 100 रुपए की इनकम होगी तो 20 रुपए कट के मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है वहां से भी 20 रुपए कट के मिलेंगे, और इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बात हो गई। और नॉन फाइलर के लिए भी बर्डन हो जाएगा, उनका टैक्स तो डबल होता है, 40% कट के मिलेगा। तो ये बहुत ही हार्श लगा है मुझे, लेकिन अगेन ये एक रेवेन्यू मेजर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन हासिल करते हैं, जिनकी ग्रेजुएटी की सेविंग्स हैं, जो अपने घर चला रहे हैं। बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को मैं जानता हूँ, और मीज़ान में पैसे इन्वेस्ट किए, वहां से पैसे आते हैं, पहले ही काइबोर नीचे चला गया है, जो 20-22 से आज आप 11 पे आ गए, तो पहले ही प्रॉफिट श्रिंक हो गया, उस पर इतनी आपने विथहोल्डिंग लगा दी है, इसको तो कम करना चाहिए था। तो ये एक रेवेन्यू मेजर है, और आम पब्लिक इससे मुतासर होगी। आपने वहां ऊपर सैलरी के अंदर चले कुछ पैसे आपने बढ़ा दिए, लोगों की बाइंग पावर बेहतर कर दी, यहाँ इसकी वजह से डिक्लाइन भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेट ऑन सर्टेन पेमेंट्स, ये क्या है जी? अच्छा, ये ऐसा है कि द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 6, ये सेक्शन 6 है, एक स्पेशल सेक्शन है जहां वो कहता है 15% ग्रॉस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। और उसमें एक एडिशन कर दिया, फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज भी आप दे रहे हैं तो इसके ऊपर भी, मतलब इसको भी टैक्सेबिलिटी के, इसकी भी विदहोल्डिंग यहाँ पर अब स्पेसिफाई हो गई है डिवीजन 4 में। तो इसको देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा, इसमें मैंने कोई खास वर्किंग भी आपको करके नहीं यहाँ दी हुई। तो बस एक एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया है डिवीजन 4 में, आप प्लीज देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने पहले आपको जहाँ वो बताया था ना वेबसाइट, और मैं एक केमिस्ट हूँ और क्रीम बेच रहा हूँ, कॉस्मेटिक क्रीम, वहां मैंने आपको पूरी स्टोरी बनाकर ये बात ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पार्ट 2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट कैजुअल के, पार्ट 3 में तब्दीली है। पार्ट 3 में क्या तब्दीली मैं बताया था आपको। सबसे पहले जो तब्दीली है वो, ये तो वही आ गई तब्दीली। अच्छा, वहां जाहिर है ये म्यूचुअल फंड वाली ये विथहोल्डिंग प्रोविजन होगा, जैसे ऊपर डिविडेंड है ना, डिविडेंड का विथहोल्डिंग प्रोविजन होगा, तो वही जो हमने ऊपर बात की थी वही कॉपी पेस्ट यहाँ है, ठीक है। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो कॉर्पोरेट 29%, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, वो चार्जिंग प्रोविजन था नीचे, ये वाला ये चार्जिंग प्रोविजन का डिवीजन था, वो नीचे विथहोल्डिंग प्रोविजन का डिवीजन है, तो इसलिए वही कॉपी पेस्ट है, क्योंकि फाइनल टैक्स है, तो जो विथहोल्ड होगा वही फाइनल, वही अल्टीमेटली आपका टैक्स एक्सपेंस है। तो यहाँ पर उसी की कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसी को, और ये भी कॉपी पेस्ट हुआ है ऊपर वाला ही, क्योंकि ये वाला जो डिवीजन है पार्ट 3 के अंदर, ये विथहोल्डिंग प्रोविजन है। तो अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ 7B लिख दिया, हालांकि ये 7B नहीं होना चाहिए कॉपी पेस्ट में, ये वो वाला सेक्शन होगा जो भी रेलेवेंट सेक्शन है, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन डेट का आई थिंक 151 है शायद, ये जो भी है, लेकिन ये मैंने बता दिया विथहोल्डिंग प्रोविजन का डिवीजन है ये, तो सेम रेट्स ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। उसके बाद अगर आप आए तो, अच्छा, ये ऐसा होता था कि कुछ लोग गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सर्टेन डेट सिक्योरिटी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना डेट सिक्योरिटीज के बारे में, कुछ लोग क्या करते थे, बैंक की जो टी बिल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ डेट सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट से ले लेते थे, और उसमें खुद अपनी रिटर्न के अंदर जो गेन्स आते थे ना, और बैंक में अकाउंट मेंटेन हो जाता था, अपनी रिटर्न में इनके गेन्स पे टैक्स देते थे। लेकिन अब बैंक से कहा है कि आप लोग इनके गेन को मेंटेन करेंगे, उस पर विथहोल्डिंग करेंगे। तो पहले इन पे विथहोल्डिंग नहीं हो रही थी, अब इन पे विथहोल्डिंग हो रही है, और ये हम ऊपर इसका सेक्शन, चले मैं रेफर करवा देता हूँ आपको कौन सा, ताकि आपको रिकैप हो जाए। ये कौन सा सेक्शन था, ये 151A, ये नया सेक्शन आया है। तो ये वो सिक्योरिटीज होती है जो ट्रेड नहीं हो रही होती स्टॉक एक्सचेंज में, एनसीसीपीएल से क्लियर नहीं हो रही होती, वहां से सेटल नहीं हो रही होती, बल्कि बैंक्स के पास अकाउंट, आईपीएस अकाउंट खुल जाता है, और वहां से इनकी ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ये एक विथहोल्डिंग प्रोविजन है, पहले भी टैक्सेस पैदा हो रहा था, विथहोल्डिंग हो जाएगी, बस गवर्नमेंट को पहले पैसे मिल जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो पार्ट 3 है, इसमें डिवीजन 2 में तब्दीली हुई है नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में। मैं ये पूरा नहीं बताता आपको, इसका नेट ही बता देता हूँ। पहले ये था कि जो अगर आप बाहर किसी को पेमेंट भेज रहे हैं और आपने उनसे स्पेसिफाइड सर्विसेज ली हैं, आप स्पेसिफाइड सर्विसेज की आपको पता है, ये लिस्ट कुछ सर्विसेज हैं जिनको अलग कर दिया है, उन्हें हम स्पेसिफाइड सर्विसेज कहते हैं। ये रेलेवेंट सेक्शन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा।
और टैक्स कार्ड को भी आप यूज करेंगे तो आपको वहां नजर आ जाएंगी लिखी हुई। तो वहां पहले 4% रेट था, उसको 8 कर दिया है। आईटी सर्विसेज भी स्पेसिफाइड है, लेकिन उनको प्रोविजो के अंदर कहा है वो 4 ही रहेंगी। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं उनको 9 से 15 पे ले गए हैं, 11 से 15 पे ले गए हैं। तो कंपनी के केस में 9 थी तो उसको भी 15 कर दिया, यानी 15 कर दिया, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन के केस में 10 से 15 कर दिया। तो आप ये सब आप चाहें तो रेफर कर लीजिएगा। ऐसे खुलासा जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये रेट 152 की जो अगर आप पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट्स को, तो उस पर ज़ाहिर है आप उनको पेमेंट करते हुए होता है ये, जब आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको चालान बनाकर अपने बैंकर को देना पड़ता है, अदरवाइज पेमेंट प्रोसेस ही नहीं करते। तो अब रेट्स चेंज हो गए ये वाले, इन इन क्लॉजेस के, ये क्लॉजेस लिखे हुए हैं। 152 बहुत बड़ा सेक्शन है, इस पर पूरी 1-2 घंटे की वीडियो बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बना देंगे। उसके बाद बहुत ही मशहूर ज़माना, और इसको तो हर बंदा जानता है, सेक्शन 153, इसके भी विथहोल्डिंग रेट्स में तब्दीली हुई है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वही अगेन स्पेसिफाइड सर्विसेज को 4 से 6 कर दिया। मतलब ट्रांसपोर्टर पहले 4% देता था, अब 6% देगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज, कोरियर चार्जेस, मैन पावर सर्विसेज 4 से अब 6 पे चले गए। आईटी सर्विस 4 से 4 पर ही है, इनको डिस्टर्ब नहीं किया है। और इसके अलावा जो अदर सर्विसेज हैं उनको पहले कंपनी के केस में 9 था, अदर के केस में 11 था ना। तो सर्विसेज को अब इनका ख्याल ये है कि जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, एक आदमी सर्विसेज दे रहा है, 15% तो वो कॉस्ट अपनी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर कोई नया बंदा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज कंपटीशन है, वो सर्विस देने के लिए आया बैठा है, और 15% तो उसको पता है मेरी विदहोल्डिंग हो जाएगी। तो मतलब इतना भी कोई, मतलब ये कोई इन्होंने समझ लिया कि शायद सर्विसेज के अंदर इतना मार्जिन है कि 15% तो सिर्फ टैक्स ही दे देगा, 85 रुपए मिल जाएंगे, और 85 रुपए के अंदर इनकी कॉस्ट बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। बहरहाल 15% कर दिया इन लोगों ने, पहले ये 9 और 10 अच्छा खासा अमाउंट था। अच्छा, स्पोर्ट्समैन का भी 10 से 15 कर दिया है। और ये तो वो है पेमेंट, ये दो वो स्टोरी है जो नया आया ना, तो वही वेबसाइट वाला जो आप डिजिटली चीजें बेचने लग गए हैं। तो वहां पे 1% अगर आप बैंकिंग चैनल से बैंक में पैसे आ रहे हैं, इंटरमीडियरी ले रहे हैं, और कैश ऑन डिलीवरी में सीओडी ले रहे हैं, तो इसमें पहले बहस कर चुके हैं, तो ये आप क्लिक कर गए होंगे। यूट्यूब में पार्ट 1 में डिस्कस किया, और हम लेक्चर में शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो चीज़ है वो यहाँ 3A के अंदर इंसर्ट हुई है, ठीक है। तो 153 के अंदर ये चेंजेस हैं। और पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 में बहुत थोड़ी सी चेंजेस है। अब इन्होंने ये किया कि जो सेलर जब बेच रहा होता है प्रॉपर्टी, तो उसके रेट्स को, एग्जिस्टिंग रेट्स 3 थे, 3.5 और 4, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। 3 से 4.5 कर दिया, 3.5 से 5 कर दिया, 4 से 5.5 कर दिया, यानी 1.5% रेट बढ़ा दिया। और इन यानी 50 मिलियन तक प्रॉपर्टी, सब आपको पता है इसलिए मैं डिटेल टाइम नहीं लगा रहा। 50 मिलियन तक प्रॉपर्टी है तो ये रेट होगा, 100 तक है तो ये होगा, 100 मिलियन से ऊपर है तो ये होगा। तो इफेक्टिवली हुआ क्या है कि इन्होंने सेलर की जो विदहोल्डिंग रेट्स है उनको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो खैर, ये जो टैक्स कट जाता है ये यूटिलाइज हो ही जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स अब देना ही है। और टैक्स ईयर 25 में भी जो प्रॉपर्टी खरीदी और ऑनवर्ड, तो उस पर तो वो एग्जामेशन का और एग्जाम टैक्स गेन का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है, पुरानी प्रॉपर्टीज पे अभी भी है। तो बहरहाल ये तो चले यूटिलाइज हो जाता है। जो बायर है उसके लिए टैक्स रेट्स कम कर दिए हैं, चले एक अच्छी बात है। तो अगर 3 है तो उसको 1.5 कर दिया है, यहाँ 3.5 था 2 कर दिए, 4 था 2.5 कर दिया, यानी कि यहाँ से 1.5 रुपया कम किया, 1.5% कम किया, और यहाँ 1.5% हर स्लैब में बढ़ा दिया। तो बस ये काम किया है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। बस सिर्फ हुआ ये है कि सेलर पे बर्डन शिफ्ट कर दिया है और बायर पे बर्डन कम कर दिया है। और आप जरा सा देखें इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है, प्रॉपर्टी बिकने में इतना मसला हो रहा है, और प्रॉपर्टी जो ले रहा है वो बहुत अच्छी निगोशिएट करके ले रहा है, और जो सेलर है उसको पहले ही पैसे नहीं मिल रहे, और उसकी जो है ना जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने बढ़ा दी है, तो भाई बराबर रखते। तो इस ये तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा सीधा नुकसान की बात है, ठीक है। बहरहाल पता नहीं क्या कोई लॉजिक इनके जहन में है, मुझे तो समझ नहीं आई इसकी लॉजिक। यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ कम कर दिया, मार्केट इतनी बुरी हुई हुई है सेलर के लिए। और बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इनके जहन में ये है कि भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम करो। सेलर की ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ा दी आपने, बायर की कम कर दी, ठीक है। तो बहरहाल तो उसके बाद सेकंड स्केड्यूल पे इंशाल्लाह हम आ जाते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं।